हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SVK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि विभिन्न विषयों से संबंधित जो मैं वीडियो इस पर डालते रहता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कि कुपोषण का जो समस्या है उसका क्या समाधान होना चाहिए, किस तरह कुपोषण की स्थिति एक भयावह स्थिति का रूप ले रही है, इस पर विचार करेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि कौन कौन सा ऐसा जो फूड है जो हमको कुपोषण से मुक्ति दिला सकता है और कैसे जो हमारा फूड चेन है, जो हमारा भोजन का मतलब स्रोत है, कैसे नए नए क्षेत्र में भोजन के स्रोत के बारे में तलाश हो रही है और कैसा उपाय करना चाहिए, किन उपायों से ये कुपोषण से मुक्ति मिले, इन सारे बातों पर प्रकाश डालेंगे। अगर मतलब ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत की स्थिति दुनिया के 121 देशों में 107वां है 2022 के आंकड़ा के हिसाब से। और 2022 के आंकड़ा के हिसाब से पाकिस्तान की स्थिति 99, श्रीलंका 64, नेपाल 81, बांग्लादेश 84वां स्थान पर है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि हमारी स्थिति ग्लोबल हंगर इंडेक्स के हिसाब से कैसी है। अगर कोरोना महामारी की बात करें तो कोरोना महामारी के बाद पूरा जो दुनिया है तो एक तरफ से एक हिसाब से समझ लीजिए कि न्यूट्रिशन क्राइसिस से गुजर रही है। न्यूट्रिशन क्राइसिस का सामना कर रही है दुनिया। अब जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो इस पर काम करती है कि बच्चों को समुचित मात्रा में पोषण मिले। 6 महीना के बाद से ये परिपाटी है कि कैसे उसको अनाज सब उपलब्ध कराया जाए। तो 6 महीना से लेकर के 23 माह तक के हर एक बच्चों के माता पिता को ये समझाया जाता है कि अनाज कितना इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलेंगे, ख़ास करके हमारे भारतवर्ष में, जो उसमें बच्चों को मोटा अनाज नहीं दिया जाता है। कई बार ये 2 दिन पर 3 दिन पर अनाज दिया जाता है, या कई मामले में जो 1 साल के बाद भी लोग शुरू करते हैं। तो कई बार ये जानकारी के अभाव में ऐसी बात होती है, और कई बार उपलब्धता भी की भी कमी है। वहीं देख सकते हैं कि कितना सारा जो अन्न, अनाज, फल, सब्जी ये सब सड़ जाता है। तो इस तरह हम देख सकते हैं और आकलन कर सकते हैं कि जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसका परसेंटेज बहुत कम है, उसका जितना होना चाहिए। तो अब एक आंकड़ा के हिसाब से ये मुश्किल से 2% तक पहुंचा है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का जितना होना चाहिए उसका 2% ही अभी हो रहा है। अगर हम पोषण की बात करें तो हम देख सकते हैं कि 3 व्यक्ति पर 1 अंडा उपलब्ध हो रहा है, और तब अंडा का टर्नओवर है 16,000 करोड़। अगर प्रति व्यक्ति अंडा उपलब्धता में अगर वृद्धि हो जाए तो ये 60,000 करोड़, 65,000 करोड़ तक जा सकता है। अभी एक राज्य में मछली पालन जो उद्योग है वो काफ़ी आगे बढ़ा है, तो पूरे हिंदुस्तान को मछली खिला रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि बिहार और आंध्र प्रदेश की तुलना करें तो बिहार से लगभग 1.5 से 2 गुना ही ज़्यादा तालाब वहाँ है, लेकिन वहाँ पर मछली पालन सब हो रहा है। तो जो हमारा सोर्सेज है उसका हम एक्सप्लॉइट ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। ये भी कारण है कि प्रचुर मात्रा में जो है पोषण लोगों को उपलब्ध नहीं हो रहा है, या इस वितरण की समस्या है, या कई बार जानकारी की समस्या होती है। अब ये पोषण का क्या सब स्रोत हो सकता है? तो पोषण का जो स्रोत हो सकता है वो मछली हो सकता है, दूध हो सकता है, मीट हो सकता है, हरी सब्जी हो सकती है, या फल हो सकता है। तो उसमें हम देखेंगे कि मतलब
दूध, मछली, मांस, अंडा, फल फलियाँ, इस सब में सबसे ज़्यादा अच्छा क्या है। उसके अलावा हम आकलन अगर करें तो हम देख सकते हैं कि जो मोटा अनाज है वो भी पोषण का बहुत अच्छा स्रोत है, साथ ही इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। तो जो विकास के साथ साथ जो जंक फूड, फास्ट फूड सबका प्रचलन हुआ है तो वो पोषण नहीं देता है। ऐसा नहीं है कि जो गरीबी के कारण ही जो पोषण उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी की बात करें, जो हम मोटा बच्चा सबको देख रहे हैं, भारत में लगभग जो मतलब 3 से 4% जो बच्चे हैं वो मोटे हो रहे हैं और मोटे होने की प्रवृत्ति है, कई का वजन बेडौल हो गया है। अगर हम पोषण के बारे में देखें तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के हिसाब से 7.7% जो बच्चे हैं वो अति निर्बलता के शिकार हैं। 19.3% जो बच्चे हैं वो निर्बलता के शिकार हैं और 35.5% जो बच्चे हैं वो नाटेपन के शिकार हैं। तो इस तरह हम देख सकते हैं। और 3 से 4% जो बच्चे हैं वो मोटापा के शिकार हैं। तो 5 साल से कम उम्र वाले जो बच्चे हैं तो उसमें अगर हम देखें कि रक्तहीनता का मामला देखें, एनीमिया का मामला देखें तो 67.1% बच्चे एनीमिया से प्रभावित हैं, 5 साल से कम उम्र वाले। और अगर मतलब न्यूट्रिशन की बात करें तो जो प्रजनन एज में महिलाएं होती हैं उनको कुछ ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, और उसमें से जो प्रजनन आयु वाली महिला है उसमें 57% महिलाएं एनीमिक हैं। तो जो कुपोषण को दूर करने वाले जो पदार्थ हैं उसमें अगर हम फल फलियाँ इस सब का मात्रा बढ़ाएं तो हम बहुत हद तक इसका समाधान कर सकते हैं। लेकिन मतलब अगर हम मांसाहार पर जोर दें तो उसके लिए कितना ज़्यादा हमको जो साग सब्जी है उसका कंजम्पशन होगा, और इस हिसाब से एक भयावह पर्यावरण संकट भी होगा। और मतलब आप देख लीजिए कि 1 क्विंटल अगर मतलब मीट तैयार करना है तो 1 क्विंटल मीट के लिए आपको लगभग 1000 किलो साग सब्जी और जो हर्ब्स है या मतलब घास है, इस सब मिला करके या उससे भी ज़्यादा ही समझ लीजिए कि यूज करना होगा, तब जा कर के 1 क्विंटल मीट बनेगा। तो उसमें अगर हम साग सब्जी पर ध्यान दें, फल पर दें, हम बागवानी करें या मतलब अपने लॉन में ही, जैसे अमरूद का पेड़ है तो बहुत अच्छा स्रोत हो सकता है विटामिन सी का और प्रोटीन का भी। इसी हिसाब से जो कुछ फल हैं जो बहुवार्षिक फल देने वाले हैं तो बहुत ज़्यादा जगह नहीं चाहिए। अगर मतलब आपका ज़मीन 2000 स्क्वायर फीट का भी ज़मीन है, 3000 स्क्वायर फीट का भी ज़मीन है तो 500-600 स्क्वायर फीट में आप आराम से कुछ ऐसे फल लगा सकते हैं। अब ऐसी वैरायटी सब आ गई है प्लांट की, जैसे मतलब अगर आम की बात करें तो उसमें मल्लिका, भास्कर, स्वर्णरेखा, मुल्ला आदि प्याजात, ये सब नस्ल का आम है। तो 300-400 फीट बागवानी भी अगर हम कर दें, अमरूद सब का पेड़ लगा लें तो हमको बहुत आराम से, बहुत इकोनॉमिकल हिसाब से प्रचुर मात्रा में जो न्यूट्रिशन उपलब्ध होगा। तो एक तरीका है कि हम अपने लॉन में फल फलियाँ ये सब लगाएं। दूसरा देखेंगे कि आप बिहार, यूपी और कुछ राज्यों में ये परंपरा, हरियाणा, ये सब राज्य में लोग गौपालन बहुत करते हैं, गौपालन, भैंसी पालन। तो जो ट्रेडिशनल जो गौ की नस्ल है तो वो एक अमृत के समान है। अब वो हाइब्रिडाइज वाला जो गाय है, हाइब्रिडाइज वाली जो गाय है तो उसके दूध का जो न्यूट्रिशन वैल्यू है और जो ट्रेडिशनल कौ है उसके न्यूट्रिशन वैल्यू में फ़र्क होता है, वो दूध का फ़ायदा में भी फ़र्क होता है। तो एक आदमी अगर अपने परिवार में गौ पालन करे तो उसको मतलब पैसा भी होगा। हर एक साल 2 साल पर उसको 50,000 60,000 का गौ बिक जाता है।
प्लस जो वो लोकल बागवानी करेगा तो उसमें उसको खाद भी मिल जाएगा, ज़मीन की उर्वरा शक्ति भी कायम रहेगी और साथ ही साथ दूध भी उपलब्ध होगा। दूध उत्पादन की हम बात करें तो हम देख सकते हैं कि 2022 में भारत 221 मिलियन टन दूध पैदा करके दुनिया में सबसे आगे है। सन 1993-94 में दूध उपलब्धता की बात करें तो 186 ग्राम दूध उपलब्धता थी 1993-94 में। 2011-12 में 289 ग्राम दूध उपलब्धता हो गई और आज प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 444 ग्राम हो गई है। तो इस मामले में हम बहुत आगे बढ़े हैं। लेकिन अगर हम रेट की असमानता की बात करें तो कहीं पर 50 रुपये किलो भी दूध मिल रहा है, कहीं 60 रुपये किलो भी मिल रहा है, तो कहीं 25-30 रुपये किलो भी मिल रहा है। एक एवरेज अगर हम देखें तो हर एक परिवार में लगभग 60-70 रुपये का दूध की उपलब्धता हुई, लेकिन ये औसत है। अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें, अगर धरातल पर हम बात करें तो हम देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको दूध नहीं मिल पाता है। तो अगर मतलब एक औसत के हिसाब से देखें कि एक परिवार में अगर 60-70 रुपये का दूध लिया जाता है तो कुल आय का लगभग 20% हो गया वो दूध पर खर्च करना। तो क्या जो भारत में जो गरीबी का आलम है उसमें क्या ऐसा संभव है? तो इसका एक ही उपाय है कि अगर गौपालन हो तो दूध जो कंप्लीट फूड होता है तो उस कंप्लीट फूड के हिसाब से हर एक व्यक्ति का पोषण हो सकता है, ज़मीन का भी पोषण होगा। और अगर मतलब मेडिसिन वैल्यू की बात करें तो जो गोचरण अर्क है वो बहुत अच्छा मेडिसिन होता है। तो एक गाय का जो मतलब गोचरण देसी गौ का जो होता है गौमूत्र, वो इतना अच्छा मेडिसिन होता है तो उसके गौमूत्र से ही उसका चारा निकल जाएगा, फिर उसका जो माने गोईठा सब होता है उससे उसका ये हो जाएगा। तो 3-4 गौ अगर हम पालन करें तो हमारा जो है हमारा सुपोषण भी हो पाएगा, कुपोषण से मुक्ति भी मिलेगी, आर्थिक लाभ भी होगा। और हम अगर मतलब स्टाफ सबको रख लें तो कुछ 2-4 आदमी को नौकरी भी दे सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि कैसे कोरोना महामारी के बाद जो पूरे दुनिया में न्यूट्रिशन क्राइसिस को लेकर के जागरूकता आई है और न्यूट्रिशन क्राइसिस का पूरा दुनिया जो है सामना कर रहा है। तो इस समय इस समस्या के कारण जो सस्टेनेबल न्यूट्रिशन एंड ईटिंग के तरफ दुनिया ज़्यादा संवेदनशील हुई है, पर स्थिति बद से बदतर हुई है। कोरोना फैक्टर को छोड़ भी दें तो यह धातव्य है कि दुनिया भर में 2010 से अब तक कुपोषण से होने वाले मृत्यु में 15% तक की वृद्धि हुई है।